हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग इज, सो फार वी हैव बीन डिस्कसिंग द वेराइटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज यूज फॉर रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे अलग अलग मोड जो अलग अलग स्पीसीज यूज करती हैं रिप्रोडक्शन के टाइम पे। मतलब हर कोई अपने अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कोई बाइनरी फिजन, कोई बडिंग, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस। Now let's look at the species that we are more interested in, namely humans. Now हम लोग humans के बारे में पढ़ेंगे because human हम खुद ही हैं. So human sexual mode of reproduction use करते हैं and ये process काम कैसे करता है वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. Let us begin at an apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. हम सबको पता है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी में कई सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं जब हम लोग बड़े होने लगते हैं। आप लोगों ने इन चेंजेस के बारे में पढ़ा भी है क्लास 8th में। एडोलेसेंस जो चैप्टर है उसमें आपने सारे चेंजेस क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें पढ़ी हैं। We notice that our height has increased continuously from early age till now. हमने क्या नोटिस किया है कि हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली एज, मतलब बचपन से स्टार्ट हुआ और अभी तक हमारी हाइट बढ़ रही है, थोड़ा बड़े होने तक बढ़ती है, नॉट हमेशा बट बढ़ती है। वी एक्वायर टीथ, वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड मिल्क टीथ। हम नए टीथ, परमानेंट टीथ गेन कर लेते हैं और जो हमारे पहले के दांत होते हैं बच्चे वाले यानी कि मिल्क टीथ, वो हमारे टूट जाते हैं और हम परमानेंट टीथ हमेशा के लिए एक्वायर कर लेते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body become larger. इन सारे चेंजेस को मैं ग्रुप कर सकती हूँ जनरल प्रोसेस में, यानी कि ग्रोथ जो होती है जिसमें बॉडी हमारी धीरे धीरे लार्ज होने लगती है। सिंपल सी बात है, ग्रोथ फेज में ये सारे चेंजेस एक एक करके होने शुरू हो जाते हैं। बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स a whole new set of change occur that cannot be explained simply as body enlargement. तो अभी तक तो हम कह रहे थे कि ग्रोथ मतलब हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारे हाथ जो पैर हैं थोड़े साइज में वो बढ़ेंगे, मास बढ़ेगा। बट नाउ अर्ली टीनेज ईयर में ऐसे कई चेंजेस होते हैं जिसको हम केवल ये नहीं कह सकते कि भाई ये बॉडी एनलार्जमेंट का पार्ट है। इंस्टीड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, proportion changes, new feature appear as so do a new sensations. तो हमारी बॉडी में जिस तरह से दिखती है बॉडी, अपीयरेंस में फर्क आता है। प्रोपोर्शन, जिस तरह से हमारी बॉडी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर चेंजेस आते हैं। कई नए फीचर्स अपीयर होने शुरू होते हैं और बॉडी के अंदर नई सेंसेशन फील होती है। सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। इसमें से कुछ चेंजेस हैं जो दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। वी बिगिन टू नोटिस, अब ये कौन कौन से चेंजेस हैं उनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी में कई जगहों पे थिक हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स एंड द जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। सो बेसिकली इसने क्या बोला कि जो हेयर हैं, थिक हेयर, थोड़े मोटे हेयर ग्रो होने शुरू होते हैं आर्मपिट्स में, ठीक है, जिसे हिंदी में बगल बोल सकते हैं। जेनिटल एरिया जो है थाइस के बीच में, वहां पे थिक हेयर आने शुरू होते हैं जो धीरे धीरे, मतलब विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर, डार्क भी हो सकते हैं कलर में। थिनर हेयर, यानी कि पहले अगर बॉडी पे हेयर कम थे तो धीरे धीरे छोटे छोटे पतले पतले हेयर लेग एंड आर्म्स पे आने शुरू होते हैं, एज वेल एज फेस पे भी आने शुरू हो जाते हैं। द स्किन, नाउ जो स्किन होती है वो ऑयली हो जाती है और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्ने की, उनको बहुत एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है ना, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर। ब्रेस्ट साइज जो होता है गर्ल्स के अंदर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और जो स्किन होती है निपल्स की वो डार्क हो जाती है एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट अराउंड दिस टाइम, यानी कि गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, विच इज बेसिकली कॉल्ड पीरियड्स। बॉयज बिगिन्स टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक। और जो बॉयज होते हैं उनकी हेयर ग्रोथ थिक हो जाती है और उनका जो फेस होता है ना, मतलब उनके जो फेस पे जो एक्चुअली बाल थे पहले बहुत छोटे छोटे, बाद में थोड़ा दाढ़ी जिसे बियर्ड कहते हैं वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है, थिक होने शुरू हो जाते हैं उनके फेस के हेयर, एंड उनकी जो वॉइस है वो क्रैक होना शुरू हो जाती है। Further, the penis occasionally become enlarged and erect either in daydreams or at night. तो उन्होंने क्या बोला कि जनरली जो पेनिस होता है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, इरेक्ट होना शुरू हो जाता है, एंड जनरली दिन में या रात, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।
जिसमें है ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ एंड ईयर्स। नाउ ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो रही हैं, ये धीरे धीरे हो रही हैं, ठीक है। महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, एंड दे डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉट डू दे हैपन एट द एग्जैक्ट एज। सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी के जैसे गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो देयर इज नो फिक्स्ड एज कि 12 इयर्स और 13 ईयर्स से स्टार्ट होंगे। हर किसी के लिए एज वेरी कर सकती है, किसी के लिए बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं, किसी के लिए बहुत लेट स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, दे डू नॉट हैपन एट ऑल द सेम टाइम इन वन पर्सन, और एग्जैक्ट एज पे भी नहीं होते। कई लोगों में दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, व्हाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली। कई लोगों में बहुत जल्दी होता है और क्विकली ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकियों में ये स्लोली होते हैं। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम कंप्लीट क्विकली आइदर। अच्छा, कोई चेंज स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि होके चेंज खत्म हो गया। दिस इज समथिंग जो होती रहेगी धीरे 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 चेंज होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज अपीयर एज अ फ्यू स्कैटर्ड हेयर फर्स्ट। यानी कि जो बॉयज के ऊपर जो थिक हेयर होते हैं ना, वो पहले ऐसे स्कैटर्ड हेयर की तरह आते हैं, ठीक है, मतलब फैले फैले से। उसके बाद वो प्रॉपर यूनिफॉर्म फॉर्म में आते हैं, यानी एक जैसे हेयर ग्रो करना शुरू करते हैं। तो जब बॉयज के अंदर स्टार्ट होता है चेंजेस आने, तो ये नहीं कि सारे दाढ़ी या फिर जो हेयर है वो बियर्ड जो है एक साथ आनी शुरू हो जाएगी, नहीं। कहीं पे पहले थोड़े ज्यादा हेयर आएंगे, कहीं पे थोड़े कम पतले, इस तरह से चेंजेस आते आते फिर फाइनली इट बिगिन टू बिकम यूनिफॉर्म, फिर वो यूनिफॉर्म होते हैं। Even so, all these changes show difference between people. Just as we have differently shaped noses or fingers, so we also have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. तो उसने क्या बोला, क्योंकि ये जो है all these changes show difference between people, यानी कि हर किसी के अंदर अलग अलग तरह से डिफरेंस चेंजेस आने शुरू होते हैं। जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस, जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन की नोज अलग होती है या उनकी फिंगर्स काफी अलग होती है, उसी तरह से हर किसी का हेयर ग्रोथ पैटर्न अलग होता है, जो साइज होता है, शेप होती है ब्रेस्ट की या पेनिस की, वो अलग होती है, ठीक है। और ये सारे जो भी चेंजेस है ना, एक तरह से ये मार्क करते हैं किस चीज को, कि सेक्सुअल मैच्योरेशन आ गई है, मतलब बॉडी जो है अब चेंज हो रही है। अब बच्चा एकदम जैसे कहते हैं ना छोटा चिल्ड्रन नहीं रहा, वो एडोलेसेंस फेज में एंटर कर चुका है, ठीक है। नाउ व्हाई डज द बॉडी शो सेक्सुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? नाउ बॉडी जो है वो सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है इस एज पे, वो हमें पता लगाना है। We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. यानी हमने किस बारे में बात की है? We have talked about the need for specialized cell type. ठीक है, कुछ स्पेशल सेल टाइप मल्टीसेल्युलर बॉडीज में, ताकि कुछ स्पेशल फंक्शंस कैरी कर सके। यानी हर किसी के अंदर ऐसे स्पेशल सेल्स हैं जो कि किसी पर्सन के अंदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल to participate in sexual reproduction is another specialized function. गैमेट्स का प्रोड्यूस होना, जर्म सेल का प्रोड्यूस होना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और टाइप का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल एंड टिश्यू टाइप्स टू क्रिएट देम। प्लांट भी क्या करते हैं ना, वो डेवलप करते हैं स्पेशल सेल सिस्टम और टिश्यू टाइप उनको क्रिएट करने के लिए। नाउ सिंपल सी बात मैं बताती हूँ, बॉडी के अंदर हर किसी की अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो कुछ लोग, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ये सेक्सुअल मैच्योरिटी क्यों आती है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ सेल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और ये जो एक प्रोसेस है जिसमें जर्म सेल प्रिपेयर हो, ये अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस है जो काफी अलग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी स्पेशल टिश्यूज डेवलप करते हैं। कैसे? However, while the body of individual organism in growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. देखो इसने क्या बोला, एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ह्यूमन में वो ग्रो कर रही है, चाहे एडल्ट साइज में पहुंचने के लिए, मतलब हम लोग ग्रो कर रहे हैं ताकि हम लोग एडल्ट बने, ठीक है, ये पॉइंट बोला। लेकिन जो रिसोर्सेज है बॉडी के, वो मेनली डायरेक्टेड है, मतलब जितनी भी चीजें हैं वो इस ग्रोथ को अचीव करने में लगी हुई है कि किसी तरह से हम लोग स्पेशल टिश्यूज डेवलप कर लें, ये सारी चीजें डेवलप कर लें ताकि एक प्रॉपर मैच्योरेशन पहुंच सके, सेक्सुअल मैच्योरेशन पे पहुंच सके। व्हाइल दैट इज हैपनिंग, द मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रायोरिटी। जब ये सब कुछ हो रहा है तो जो मैच्योरेशन है रिप्रोडक्टिव टिश्यू का, वो मेजर प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है।
मतलब आप समझ रहे हो साइड में ये सब चीजें चल रही हैं, बट इट इज नॉट द मेन प्रायोरिटी कि यही होना है. Thus, at the rate of general body growth begin to slow down, reproductive tissue begin to mature. This period during adolescence is called puberty. सो जब रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगेन टू स्लो डाउन, हम धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है बट हमारी हल्की सी ग्रोथ बढ़ जाती है, मतलब स्टॉप हो जाती है. स्टॉप भी क्या बोलूं, मतलब हल्की स्लो हो जाती है. तो हम स्टार्टिंग से लेके छोटे से लेके बड़े होने तक हम कितना मतलब अच्छे से ग्रो करते हैं, हाइट में, वेट में, हर चीज में. फिर जब एक टाइम आता है जब हम स्कूल में पहुंचते हैं, थोड़े 11-12 के आसपास, 9-10 के आसपास, तब हमारी ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती है बट एकदम बहुत ज्यादा नहीं होती जैसे बचपन से लेके बड़े होने तक हुई है. तो यहाँ पे अब ऐसे में क्या होता है, जब रेट ऑफ जनरल बॉडी स्लो डाउन होना शुरू हो गया है तो हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू मेच्योर होना शुरू हो गया है. एंड ये जो पीरियड है ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड प्यूबर्टी. एंड प्यूबर्टी इज बेसिकली द फेज जब आपको विजिबल चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर. ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स करके उसने इतनी सारी चीजें बता दी, बट सिंपल सा मतलब ये है कि बॉडी में हर किसी का अपना फंक्शन है, हर किसी का काम है. अब मेन प्रायोरिटी ये नहीं है कि भाई रिप्रोडक्टिव टिश्यू बनाना है, लेकिन जब धीरे धीरे ग्रोथ रुकती है तो हमारा रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगेन हो जाता है मेच्योर करने. सो हाउ डू ऑल द चेंजेस दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. नाउ जितने भी चीजों के बारे में हमने बात किया है वो कैसे लिंक्ड है किससे, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस. We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from two individual have to join together. हमें ये बात याद रखनी है जब हम बोलते हैं sexual mode of reproduction, इसका मतलब होता है कि जर्म सेल दो इंडिविजुअल से, जर्म सेल फ्रॉम टू इंडिविजुअल हैव टू जॉइन टुगेदर, उनको साथ में ज्वाइन होना होगा. दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द इंडिविजुअल. और ये कैसे होता है, एक्सटर्नल रिलीज हो जर्म सेल का, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो जर्म सेल को रिलीज करे, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है. और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल ज्वाइनिंग देयर बॉडीज टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन. यानी ये कैसे हो सकता है, दो इंडिविजुअल अपनी बॉडीज ज्वाइन करें साथ में ताकि वो क्या कर सके, इंटरनल ट्रांसफर कर सके जर्म सेल का फ्यूजन के लिए, यानी कि जर्म सेल आपस में मिल सके, इसीलिए दो इंडिविजुअल अपनी बॉडीज को ज्वाइन करें, जो कि बहुत सारे एनिमल्स में देखा जाता है. If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individual. यानी कि अगर किसी को इस मेटिंग में इन्वॉल्व होना है एनिमल्स को, तो देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी, यानी जिस तरह से वो सेक्सुअल मेच्योर हैं अभी, ये चीजें बाकी इंडिविजुअल्स के लिए भी आइडेंटिफाइबल होनी चाहिए, उनको भी समझ में आनी चाहिए, वो भी आइडेंटिफाई कर पाए. Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signal that sexual maturation is taking place. यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, जैसे कि बॉडी में जो विजिबल होते हैं, जिससे आइडिया लगता है कि भाई इंडिविजुअल जो है उसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी हो रही. ऑन द अदर हैंड, और अगर हम बात करें एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल, जब एक्चुअली में जर्म सेल ट्रांसफर होता है बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन्स. किसी भी जर्म सेल के ट्रांसफर के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत है सेक्सुअल एक्ट के लिए, जैसे कि पेनिस, व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट. यानी बेसिकली अगर इंसेमिनेशन करना है, स्पर्म को ट्रांसफर करना है, तो इस टाइम पे इट शुड बी इरेक्ट, स्ट्रेट होना चाहिए ताकि वो ये काम आराम से कर सके. मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस में द बेबी इज कैरीड इन द मदर्स बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड. मतलब ह्यूमंस के अंदर जो बेबी है वो मदर कैरी करती है एक लॉन्ग पीरियड के लिए, एंड वो उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, यानी मिल्क पिलाती हैं. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज. ये सारी चीजें बिना मतलब मेच्योरिटी अटेन करे, बिना सेक्सुअली मेच्योर हुए पॉसिबल नहीं है. ये तभी पॉसिबल है जब फाइनली जो फीमेल है वो मेच्योर करेंगी और उनकी जो बॉडी है वो इस चीज के लिए तैयार होगी. ठीक है, सो ये सब ना एक तरह से कहानी पूरी बन गई है, बट द मेन गोल इज कि क्यों जरूरी होता है, किस तरह से बॉडी चेंज करती है, क्या क्या विजिबल चेंजेस हैं. उसके अलावा जर्म सेल के बारे में दिया हुआ है कि जब अगर कोई मेट कर रहा है तो उस टाइम पे जरूरी है कि सेक्सुअली मेच्योर हो. नाउ इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी करेंगे. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फिगर 8.10 में शो किया है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शन
which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. इसने क्या बोला, इसके अंदर वो पोर्शन है जो जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, गैमेट्स की अगर मैं बात करूं, स्पर्म अगर प्रोड्यूस करना है तो कौन से पोर्शन स्पर्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड कौन से पोर्शन है जो डिलीवर करेंगे जर्म सेल को बाकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में. मतलब जहां पे एक्चुअल मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पे स्पर्म और फीमेल का एग मेट करेगा, वहां तक कैसे कोई चीज डिलीवर होगी. द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म्स टेक प्लेस इन द टेस्टिस. सो बेसिकली ये छोटी क्लासेस में भी कई बार क्वेश्चन आता है, 8th क्लास में बहुत मेन क्वेश्चन है कि जो एक्चुअल फॉर्मेशन होता है जर्म सेल का या स्पर्म के फॉर्मेशन का, वो कहाँ पे होता है. इट हैपन्स इन द टेस्टिस. ठीक है, वो किधर होता है, टेस्टिस में होता है. ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है इस पर्टिकुलर पोर्शन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. गिव मी 1 मिनट. यस, these are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. अगेन पढ़ते हैं. देखिए, टेस्टिस जो होते हैं ना, वो एक स्क्रोटम जैसा पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें सिचुएटेड होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं. लेकिन उसने बोला कि बॉडी के बाहर ये प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी बिकॉज स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा. ज्यादा टेम्परेचर में स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इसीलिए वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. ठीक है, वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ द टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं. In addition to regulating the formation of sperm, testosterone bring about changes in appearance seen in boys at the time of puberty. So now if I ask you a simple question कि मुझे फंक्शन बताइए किस चीज का, आपको फंक्शन बताना है अबाउट कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है. सबसे पहली बात तो वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म रेगुलेट करता है, यानी कि वो इंश्योर करता है कि स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा हो. उसके अलावा वो बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है अपीयरेंस में. मतलब जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज के अंदर चेंजेस आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ओके, तो क्या 2 पॉइंट समझे हमने. पहली बात तो टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल हैं स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए. टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों सिचुएटेड होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है. अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू द वास डिफरेंस विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, जब टेस्टिस बनाते हैं स्पर्म को, उसके बाद स्पर्म ट्रांसफर हो जाते हैं वास डिफरेंस के अंदर. ठीक है, जो यूनाइट करते हैं, विच यूनाइट विद अ ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब जो आ रही है ना, उसके साथ यूनाइट कर जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन. तो अगर आप ये देखें, यहाँ पे जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा सर्व एज अ कॉमन पैसेज. मतलब वो सेम पैसेज प्रोवाइड करता है स्पर्म्स के लिए भी एंड यूरिन के लिए भी. तो स्पर्म भी यहीं से पास होता है, यूरिन भी यहीं से पास होता है. ठीक है, अलोंग द पाथ of the vas difference, glands like the prostate and the seminal vesicle add their secretion so that the sperm are now in a fluid. इसने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा ये बात, एक सेकेंड दीजिए. ओके, along the path of the vas difference, यानी कि जब ये vas difference जो है, इसके रास्ते में ही और भी ग्लैंड्स हैं. कौन से ग्लैंड्स, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड आपको शो हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे सेमिनल वेसिकल आप देख सकते हो. तो वास डिफरेंस से देखो, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ टेस्टिस में, मूव करा वास डिफरेंस से, इसके बाद सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, वो अपने सिक्रीशंस ऐड करते हैं, वो अपनी तरफ से चीजें ऐड करते हैं ताकि जो स्पर्म है वो फ्लूइड है. देखो, स्पर्म इज जस्ट द गैमेट, बट उसके अंदर और फ्लूइड ऐड करना जिससे ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए, ये काम होता है किसका, it is the function of prostate gland and seminal vesicle. And this fluid also provide nutrition. ये जो फ्लूइड ऐड किया जाता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड से और सेमिनल वेसिकल से, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. The sperms are tiny body that consist of mainly genetic material and a long tail that help them to move toward the female germ cell. देखिए, इसने एक चीज बोली कि जो ये स्पर्म है क्या करते हैं, ये स्पर्म एक्चुअली टाइनी बॉडीज हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं
जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, फादर का जेनेटिक मटेरियल ये कैरी करते हैं, और इसके पास एक लॉन्ग टेल होती है, क्योंकि ये वो टेल ही है जो किसी भी स्पर्म को मोटाइल बनाती है. नाउ व्हेन आई से मोटाइल, व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज स्पर्म के अंदर ये क्वालिटी होती है कि दे कैन मूव. ठीक है, स्पर्म क्या कर सकते हैं? दे कैन मूव. तो यहां पे आपको क्या समझ में आएगा? स्पर्म आर द टाइनी बॉडीज जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, एंड दे हैव लॉन्ग टेल जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करते हैं. क्या ये बात क्लियर हुई? नाउ ये हमने खत्म कर लिया. अब एक चीज आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से. सबसे पहली चीज तो स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रहा है. टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है. स्क्रॉटम इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो बॉडी के बाहर सिचुएटेड है, बिकॉज टेस्टिस को लो टेम्परेचर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. उसके बाद जो चीजें हैं वो वास डिफरेंस से मूव करती हैं. जब वो मूव करती हैं तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स अपनी तरफ से फ्लूइड्स ऐड करते हैं ताकि स्पर्म आराम से मूव कर सके, प्लस जो उसको चीजें चाहिए, नरिशमेंट एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजें उनको इस ग्लैंड से मिलती हैं. एंड इसके बाद अच्छा एक और चीज, जब बॉडी से बाहर वो निकलता है तो वो सीमेन कहलाता है. सीमेन में स्पर्म प्लस और चीजें होती है, तब आप स्पर्म नहीं बोलेंगे, तब उस फ्लूइड को आप सीमेन बोलते हैं. फिर वो जब बाहर निकलता है, यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड फॉर स्पर्म. इसके अलावा लास्ट में लिखा है कि स्पर्म जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर अ मोटाइल स्ट्रक्चर विद टेल, तो किसी भी चीज के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे खत्म करते हैं यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन द ओवरीज. जैसे मेल जर्म सेल जो बन रहे थे वो टेस्टिस में बन रहे थे, वैसे ही फीमेल जर्म सेल में बनते हैं ओवरीज के अंदर. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स. ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ताकि कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो सके. ओके, लुक एट फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. आप इस फिगर को देखिए, कुछ पर्टिकुलर जो पार्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. नाउ अब हम प्रोसेस पढ़ेंगे होता क्या है. व्हेन अ गर्ल इज बोर्न, जब एक गर्ल बोर्न होती है तो ओवरीज के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं. ठीक है, मतलब ओवरीज के अंदर पहले से ही इमेच्योर एग्स होते हैं जो बाद में रिलीज होंगे. तो जब एक लड़की पैदा हुई तो उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स हैं. प्यूबर्टी पे रीच करने पे इनमें से कुछ मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं. तो व्हेन अ गर्ल रीचेस ऑन पीपल लाइक रीचेस प्यूबर्टी, जो ये एग हैं ये मेच्योर होते हैं, बड़े होते हैं. हर महीने एक एग प्रोड्यूस होता है बाय वन ऑफ द ओवरीज. दोनों में से कोई भी ओवरीज, यहाँ पे जो ओवरीज शो कर रखी हैं, ये ओवरीज में से कोई भी एक एग प्रोड्यूस होना, कोई भी एक ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी. द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू इन द सिंपल वे. मैं इसको रब कर दूंगी, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ. यहां से एग फॉर्म हुआ या प्रोड्यूस हुआ. महीने में कोई भी एक प्रोड्यूस करेगी, बट स्पेशल केसेस जब ट्विंस होते हैं तब हो सकता है 2 एग निकल जाए. दैट्स नॉट अ बिग डील, बट मेन प्रोसेस क्या होता है वो पढ़ रहे हैं. इसके बाद यहाँ पे ना ये जो स्ट्रक्चर है ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं. नो, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करते हैं? एग को कलेक्ट करते हैं. उसके बाद यहाँ पे जाके एग सेटल हो जाता है. सेटल मतलब रुक जाता है थोड़े टाइम के लिए. एंड फिर सेम टाइम पे अगर इसी एरिया में स्पर्म आ गया, सेम टाइम पे अगर इसी एरिया में स्पर्म आ गया, तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है? इट लीड टू द फर्टिलाइजेशन. इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, लेकिन द रिक्वायर्ड कंडीशन इज कि सेम टाइम पे एग और स्पर्म एक ही जगह पे प्रेजेंट हो. इसीलिए सारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती. कुछ ही ऐसे क्वाइटस या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है. ओके, नाउ इसी को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं. 1 एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. ठीक है, एक एग प्रोड्यूस किया जाता है. द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. जो एग है कैरी किया जाता है ओवरी से वूम में थ्रू ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. ये तो पता है हमें. The two oviduct unite into an elastic bag-like structure known as the uterus. अब इन्होंने बोला कि जो ये 2 ओविडक्ट हैं, देखिए ये 2 ओविडक्ट हुए, ये वाला स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये और ये 2 ओविडक्ट, ये दोनों यूनाइट करते हैं एक स्ट्रक्चर में, दिस पर्टिकुलर एरिया. ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज यूट्रस. ठीक है, आई समझ में? अभी मैं इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि ये समझने में भी आ जाए और
ओके, नाउ उसके बाद है द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो आप ये देख सकते हो, ये वेजाइना स्ट्रक्चर है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज सर्विक्स, दैट इज द कैनाल ओपनिंग, मतलब ये ओपनिंग होता है, तो यूट्रस ओपन हो रहा है सर्विक्स के अंदर, ठीक है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। नाउ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तब क्या होता है, तब ये जो स्पर्म है ये वेजाइनल पैसेज में एंटर करता है। They travel upward and reach the oviduct where they may encounter the egg। जो मैंने आपको बताया था वो ट्रैवल करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, कहाँ पे, ओविडक्ट में, मैं इसको येलो से मार्क कर रही हूँ, किसी में भी पहुंच सकता है, और यहाँ पे अगर एग हुआ तो वो उसको फर्टिलाइज कर देगा। द फर्टिलाइज एग, अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो वो डिवाइड होके एक बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो बनाना शुरू कर देता है। हमने 8th क्लास में सब कुछ पढ़ लिया ऑलरेडी ये। तो ये जो बॉल ऑफ एग है वो फर्टिलाइज हो, मतलब वो ना सेल में डिवाइड होके फाइनली वो यहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, विच इज यूट्रस, ठीक है। इम्प्लांट मतलब फिक्स हो जाता है यहाँ पे। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग में। दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्ड ऑर्गन टू बिकम फीटस। वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना और फाइनली वो डेवलप करते हैं ऑर्गन्स ताकि वो फीटस यानी बेबी बना सके। वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शंस that the mother's body is designed to undertake the development of the child। हमने पहले भी देखा है कि मदर की बॉडी डिजाइन की जाती है ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो। Hence, the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। इसलिए यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है हर मंथ ताकि वो रिसीव कर सके, नर्चर कर सके ग्रोइंग एम्ब्रियो। देखो सिंपल सी बात है, मदर की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि हर मंथ इसमें शायद एग इम्प्लांट हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है ना, अब इसको भी पढ़ लेते हैं क्या होगा अगर ऐसा ना हो। एक बार देखो यहाँ पे देखते हैं द लाइनिंग, अभी वैसे वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, बट यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि हर मंथ वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को नर्चर कर सके। द लाइनिंग ऑफ थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो जो ये यूट्रस की लाइनिंग होती है ना, ये प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर करती है कि यहाँ पे एग आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। एग नहीं मतलब यहाँ पे जाइगोट आके इम्प्लांट हो जाएगा, वो प्रिपेयर करती है नाउ। लेकिन उसने क्या बोला, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। जो एम्ब्रियो होता है, जो मतलब इम्प्लांट हो जाता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता है मदर के ब्लड से विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल प्लेसेंटा। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, मतलब बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। सो ये प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड है, मतलब प्लेसेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि यूट्राइन वॉल के अंदर होता है। इसके अंदर विलाय होता है एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, मतलब जहां पे एम्ब्रियो है उस साइड पे विलाय स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, और जो ये मदर साइड है, मतलब जैसे सपोज मैं बात करूं यहाँ पे ये विलाय लाइक स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो की साइड पे, और मदर साइड पे क्या है, ब्लड सप्लाई हो रखी है प्रॉपर। अब क्या होता है यहाँ पे, दिस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ग्लूकोज को एंड ऑक्सीजन को पास करने के लिए फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta। दो चीजें हो रही हैं, बच्चे को ग्लूकोज ऑक्सीजन मदर से पास हो रहा है एम्ब्रियो में थ्रू प्लेसेंटा, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर निकल रहा है थ्रू प्लेसेंटा। सो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्लेसेंटा। एंड जो डेवलपमेंट है बच्चे की मदर की बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ इसलिए बोला है, किसी के अंदर थोड़ा कम किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा, बट ऑन एन एवरेज 9 मंथ। इसके बाद बच्चा पैदा हो जाता है। एंड ये क्यों होता है, बिकॉज यूट्रस के अंदर रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। जिस टाइम पे मदर को पेन होता है ना बेबी को मतलब एक्सपेल आउट करते टाइम, तब ये जो हो रहा है ना, ये बिकॉज ऑफ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। नाउ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या देखने को मिलता है, मतलब व्हाट हैपन इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज। देखो एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फाइनली वो जो प्लांटेशन है वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट से बेबी बन जाएगा। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो if the egg is not fertilized it lives for about 1 day। Since the ovary release 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg। इसने क्या बोला, सपोज एग फर्टिलाइज नहीं हुआ
तो वो एक दिन के लिए रहता है, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। और क्योंकि जो ओवरी है वो हर दिन एक एग रिलीज करती है, सॉरी हर मंथ एक एग रिलीज करती है, तो यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जो एग है वो वहां पे आके इम्प्लांट होगा। ठीक है, तो यूट्रस की जो लाइनिंग है ना, धीरे धीरे यूट्रस की लाइनिंग थिक एंड स्पॉन्जी होना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है ताकि एग वहां पे आके इम्प्लांट हो जाए। और ये क्यों थिक और स्पॉन्जी होती है? क्योंकि ये बाद में एम्ब्रॉय की नरिशमेंट में काम करेगा। ठीक है, इट विल हेल्प टू नरिश द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेक प्लेस। ठीक है, तो बाद में जब एम्ब्रियो को नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी तब ये काम करेगा। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। लेकिन फिर क्या होता है, ये लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, इट इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। सो द लाइनिंग स्लोली इज ब्रेक एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। क्योंकि अब उस लाइनिंग की जरूरत नहीं है, तो वो लाइनिंग जो होती है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाती है, एंड वो जो लाइनिंग है वो वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाती है एज ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में। ये साइकिल जो होता है ये रफली हर मंथ होता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये जो साइकिल होता है जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करता है और फाइनली वो जो लाइनिंग है बनती है, फिर वो जगह एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो बाहर निकल आती है, तो ये हर मंथ होता रहता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और ये लास्ट करता है कितना, 2 to 8 days तक। ये वेरी कर सकता है, किसी के अंदर 2 दिन होता है, किसी के दिन 8 दिन तक होता है, सो इट कैन ऑलवेज वेरी। नाउ द लास्ट पार्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। As we have seen, the process of sexual maturation is gradual and take place while general body growth is still going on. तो ये भी जब नॉर्मल हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है तो ये साथ साथ होता रहता है। Therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean the body or the mind is ready for sexual act or for having bringing up children. यानी कि अगर सेक्सुअल मैच्योरेशन आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी और माइंड रेडी है सेक्सुअल एक्ट्स के लिए या फिर वो तैयार हैं बेबी प्रोड्यूस करने के लिए। How do we decide if the body or the mind is ready for this major responsibility? हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो बॉडी है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है? All of us are under many different kind of pressure about these issues. हम लोग सबके सब अलग अलग इस टाइप के इश्यूज में हम लोग काफी ज्यादा प्रेशर में होते हैं। There can be pressure from our friends for participating in many activities. प्रेशर हमारे दोस्तों की तरफ से हो सकता है कई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, वेदर वी रियली वांट और नॉट, चाहे हम चाहें या ना चाहें। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। यानी कि प्रेशर हो सकता है फैमिलीज से ताकि हम लोग शादी करें और उसके बाद मतलब चिल्ड्रन करें। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। इनफैक्ट कई एजेंसीज ये भी प्रेशर करती हैं कि चिल्ड्रन नहीं करने हैं। सो ऐसी सिचुएशंस में चॉइस करना एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है। We must also consider the possible health consequences of having sex. हम लोगों को ये भी याद रखना है कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आगे क्या चीजें हो सकती हैं हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई पर्सन सेक्स करता है। हम लोगों ने 9th में डिस्कस किया था कि डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन वेराइटी ऑफ वे। अलग अलग इंसानों में डिजीजेस अलग अलग तरह से ट्रांसमिट होती है। Since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. इसने क्या बोला, क्योंकि जो सेक्सुअल एक्ट है वो बहुत इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज का, तो इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि कई डिजीजेस इजीली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। अब इन डिजीजेस में कौन कौन सी डिजीजेस आती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकती हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि गोनोरिया एंड सिफिलिस, viral infections such as warts and HIV/AIDS. Is it possible to prevent transmission of such diseases during the sexual act? तो ये सारी वो बीमारियां हैं जो जिस टाइम पे कोई भी इंटरकोर्स करता है उस टाइम पे दे कैन ट्रांसमिट। तो उसने पूछा क्या ये पॉसिबल है प्रिवेंट करना ट्रांसमिशन ऐसी डिजीजेस को सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे? अगर एक कवरिंग यूज की जाए जैसे कि कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स, तो उससे ट्रांसमिशन रुक सकता है। इनफैक्ट फीमेल के लिए भी अलग से कॉन्डम आते हैं, तो उस कवरिंग को यूज करके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं उनका ट्रांसमिशन रोका जा सकता है। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। ये जो सेक्सुअल एक्ट होता है इसमें हमेशा पोटेंशियल होता है कि इट कैन लीड टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन एंड इफ शी इज नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो प्रेगनेंसी की वजह से ना फीमेल की बॉडी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसकी बॉडी की ज़रूरतें जो होती हैं पूरी बॉडी में चेंज आते हैं, डिमांड्स बहुत चेंज हो जाती हैं।
और ऐसे में अगर उसकी बॉडी और माइंड तैयार नहीं है, इफ द माइंड ऑफ द वुमेन इज नॉट रेडी, तो उसकी हेल्थ पे बहुत डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। व्हाट कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो वन ऑफ द बैरियर क्या होगा, यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि एक मैकेनिकल बैरियर क्रिएट करना जिसकी वजह से स्पर्म ना पहुंचे एग तक। ठीक है, अगर स्पर्म एग तक पहुंचेगा ही नहीं तो कोई प्रेग्नेंट नहीं होगा। कॉन्डम ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द विजाइना कैन सर्व दिस पर्पस। तो जो ये कवरिंग होती है जो फीमेल वियर करती है या मेल वियर करते हैं, इससे ऑटोमेटिकली जो स्पर्म है वो एग तक नहीं पहुंचेगा। एक और कैटेगरी है कॉन्ट्रासेप्टिव की जो क्या करती है, बॉडी का हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देती है। देखो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन हार्मोन्स, तो अगर किसी की बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस चेंज कर दिया तो एग रिलीज होगा, मतलब रिलीज ही नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये जो ड्रग्स हैं ये ओरली लिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स। These drugs commonly need to be taken orally as pills. However, since they change hormonal balances, they can cause side effect too. तो ये जो पिल्स होती है ना, जो ये ली जाती हैं, ये रोक तो देती हैं बिकॉज ये एग प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन इनके बहुत ही सीवियर हार्मोनल बैलेंसेस, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उनको चेंज कर रही है। एक और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एक और ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जैसे कि लूप बोलो या फिर कॉपर टी बोल लो, ये जो यूट्रस में प्लेस किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी अवॉइड की जा सके। ठीक है, उसमें भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि यूट्रस के अंदर इरिटेशन हो सकती है। इफ द वास्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक्ड, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। और ऐसे ही मेल के अंदर अगर वास्ट डिफरेंस जो है उसको ब्लॉक कर दें, उसको रोक दें, किसी तरह से जो वो फ्लो हो रहा है स्पर्म का वो ना हो, तो ऑटोमेटिकली स्पर्म भी रुक जाएंगे। और सेम वे में अगर फेलोपियन ट्यूब में फीमेल को, मतलब फेलोपियन ट्यूब जो होती है फीमेल में, उसको ब्लॉक कर दिया तो एग्स नहीं पहुंच पाएंगे यूट्रस तक। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। इन दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, विल नॉट टेक प्लेस। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। कई सारे सर्जिकल मेथड्स को यूज करके ऐसे ब्लॉक्स क्रिएट करे जा सकते हैं। व्हाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन द लॉन्ग रन, चाहे हम कह लें कि देखो ये जो होता है ना इसे ट्यूबेक्टॉमी और वेसेक्टॉमी बोलते हैं, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करते हैं या फिर वेस्ट डिफरेंसेस को कट करके टाई कर देते हैं ताकि वो परमानेंट होता है, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्जिकल मेथड से ऐसे ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। लॉन्ग रन में सर्जिकल मेथड सेफ होते हैं, मतलब बाद में ऐसा कोई वो नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऐसी सर्जरी से इन्फेक्शन हो सकता है अगर ढंग से नहीं हुई, सर्जरी ढंग से नहीं हुई तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम इन फ्यूचर। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। सर्जरी यूज हो सकती है अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रिमूव करना है, यानी कि जिसे बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, उसको नहीं चाहिए, तो ये चीज यूज होती है। These may be misused by people who do not want a particular child, as happen in illegal sex selective abortion of female fetuses. तो ये बहुत प्रिवेलेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो वो लोग इसको मिसयूज करते हैं। तो वो अगर मेल चाइल्ड होता है तो उसको रखते हैं, और अगर फीमेल होता है तो उसका एबॉर्शन करा देते हैं। सो ये काफी तरह से गलत तरह से भी यूज होता है। और एक हेल्थी सोसाइटी के लिए फीमेल मेल सेक्स रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, यानी कि जितने फीमेल हैं सोसाइटी में उतने ही मेल भी होने चाहिए, वो सेक्स रेशियो हमेशा मेंटेन रखना जरूरी। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटिसाइड्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शंस ऑफ अवर सोसाइटी। क्योंकि इस तरह से फीमेल फीटिसाइड्स करा जा रहा है, चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है एक अलार्मिंग रेट पे, बहुत ज्यादा बुरी तरह से चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है, और जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ऑल्दो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है अगर कोई ये करवाता पकड़ा गया तो उसको सजा है, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट लीगल, लेकिन तब भी लोग इनडायरेक्टली करवा लेते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके। We have noted earlier that reproduction is the process by which organism increases their populations. हमने नोटिस किया है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। The rate of birth, just give me 1 minute.
द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट साइज। कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है, उससे पॉपुलेशन का साइज पता चलेगा। जो साइज है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो काफी कंसर्न है लोगों के लिए, बिकॉज जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उससे डेली डेली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर फर्क पड़ेगा। देखो कम लोग हैं, कम सोर्सेज हैं, तो हर चीज बैलेंस्ड रहती है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गई और कम चीजें हैं, कम जॉब्स हैं, कम रिसोर्सेज हैं, तो इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए पॉपुलेशन का साइज भी एक एक इशू है जिसको सोच के काफी प्रॉब्लम हो सकती है। However, if inequality in society is the main reason for poor standard of living for many people, the size of population is relatively unimportant. तो उसने बोला कि अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि सोसाइटी में जिस तरह से अनइक्वल हर चीज बटी हुई है, अगर वो मेन रीजन है लोगों के पुअर स्टैंडर्ड होने का, तो फिर पॉपुलेशन का कुछ लेना देना नहीं है। ऑल्दो पॉपुलेशन का बहुत कुछ लेना देना है। इफ वी लुक अराउंड अस, what can we identify as the most important reason for poor living standard? अपने आसपास देख के आपको क्या लगता है कि क्या रीजन है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का? ऑल्दो पॉपुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जिस कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है वहां पे ऑटोमेटिकली काफी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा होने से बहुत सारे अफेक्ट होते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर जॉब है जिसमें 50 वैकेंसी है, वहां पे 100 लोग आ गए क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, तो कैसे काम चलेगा? बाकी 50 का क्या होगा? सेम फूड के लिए फूड प्रोडक्शन कितना बढ़ाओगे आप, उससे पूरी नेचुरल रिसोर्सेज पे फर्क आएगा। ओवरऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसका बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो दैट इज इट। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो या कुछ भी समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर करे हुए हैं बाकी सारी क्लासेस के और प्लेलिस्ट के, आप उनको जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको और जो चैप्टर्स चाहिए वो सारे मिल जाएंगे।